हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नलिटी ऑफ मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा सेक्शन 10 को और भी वगैरह वगैरह सेक्शंस को पढ़ा। तो सेक्शन 10 में हम लोगों ने पढ़ा जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में एक बातें मुख्य थी कि उसमें मैरिटल जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा था, इसलिए मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं होने के कारण जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता था। और अगर 1 साल तक यही स्थिति बनी रही तो फिर आगे डाइवोर्स के लिए भी हम लोग जा सकते थे। तो उसमें 2 बातें आती थी। मैरिटल जो फुलफिल करना था ऑब्लिगेशन, उसमें 2 बातें थी। एक तो थी कि कोहैबिटेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल संबंध बनना चाहिए। दूसरा ये था उसमें कि अ कंपनी विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में सहयोगी बने, घर परिवार का भी ध्यान रखें, मिल करके रहे। और अगर ये दोनों मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं हो रहे थे तब जाकर के जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई भी पार्टी आगे बढ़ सकती थी, पिटीशन प्रेजेंट कर सकती थी कोर्ट के समक्ष। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि शून्य विवाह, नलिटी ऑफ मैरिज, शून्य विवाह क्या होता है। ठीक है, शून्य विवाह क्या होता है, अर्थात नल एंड वाइड कब हो जाता है मैरिज, कैसी स्थिति में। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम लोग सेक्शन 11 की चर्चा करेंगे, आगे 12 भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वाइडेबल होता है, इसमें वाइड होता है। ठीक, तो ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा सेक्शन जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहता है, अगर इसकी सेक्शन 11 को देखें तो कहता है एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वाइड। ठीक है, नल 2 बार मैं लिख दिया हूं, इसमें शुड बी नल एंड वाइड। मतलब क्या, इस एक्ट के बनने के बाद में भी अगर वो कंडीशंस आते हैं तो वो शादी शून्य मानी जाएगी, अर्थात नल एंड वाइड हो जाएगी। इसी परिभाषा में आगे है पिटीशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयर टू अगेंस्ट द अदर, मतलब कोई भी पार्टी दूसरे के खिलाफ ये पिटीशन ला सकती है कोर्ट के द्वारा। अब इसका डिक्लेरेशन क्या है सो आप समझना जरा। डिक्लेरेशन बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी कब दिया जा सकता है, आखिर कोई तो ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होनी चाहिए तभी तो कोर्ट ये डिक्री देगी कि ये शादी नल एंड वाइड है। तो आप लोग देखेंगे कि इफ इट इज कंट्रावेंस एनी वन ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लाउज 1, क्लाउज 4 एंड 5, मतलब सेक्शन 5 के क्लाउज 1, क्लाउज 4 एंड क्लाउज 5 को अगर कंट्रावेन करता है तो शादी नल एंड वाइड मानी जाएगी। अब 1, 4, 5 क्या है, तो सेक्शन 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंडीशंस ऑफ मैरिज पढ़े थे, गेमी था, ऐसे ही सपिंडा रिलेशनशिप था, प्रोहिबिटेशन डिग्रीज था। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। तो वो कौन कौन से क्लाउजेज थे उसमें, तो उसमें वही ये कह रहा है क्लाउज 1, क्लाउज 4 एंड क्लाउज 5, किसका, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर है, तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या है। अ मैरिज इज डीम्ड टू बी वाइड व्हेन इट कंट्रावेन, जब इन बातों को कंट्रावेन करेगा तभी मैरिज वाइड कही जाएगी। सेक्शन 5 क्लाउज 1, क्लाउज 1 में क्या था, बाइगेमी। पहला क्या था, बाइगेमी। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए, अगर शादी की समय इधर कोई भी पार्टी का कोई स्पाउस जीवित है, अर्थात एक शादी उसने कर रखी है और उसकी पत्नी या पति अभी जीवित है, और वैसी स्थिति में अगर शादी हो जाती है तो वो शादी शून्य माना जाएगा, वो शादी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात आती है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो प्रोहिबिटेड डिग्री क्या है, और इसमें कुछ डिग्रियां बनी हुई है, रिलेशनशिप्स हैं, तो उन रिलेशंस के बीच में शादी नहीं हो सकती। जैसे कि अंकल अपने नीस के साथ में नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, तो उस वीडियो को भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा।
आगे है कि सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है? वैसा रिलेशनशिप जिसमें स्त्री के 3 पीढ़ी तक और पुरुष के 5 पीढ़ी तक शादी नहीं किया जा सकता है, उसमें लीनियर एसेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उन एसेंडेंट में शादियां नहीं होती है, अगर हो गई तो नल एंड वॉइड होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर शादी हो जाती है तो क्या होगा? कोई पनिशमेंट भी होगा क्या? तो देखिए समझते हैं। जैसा बाइगेमी की बात हम लोगों ने करी अभी, बाइगेमी कब हो गया? जब मानो कि एक ए व्यक्ति है, अब इसकी शादी हो गई है बी के साथ में, ठीक है, और फिर ये बी इसकी जो है वाइफ जीवित है या हस्बैंड जीवित है, और फिर इसकी शादी हो जाती है सी के साथ में, या बी की शादी हो जाती है सी के साथ में, तो ऐसी स्थिति में ये बाइगेमी कहलाएगा। और इस स्थिति में अगर आप ऐसा कंट्रावेंट करते हैं तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी पता है? पनिशमेंट आपका होगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 के तहत। और क्या होगा? आईपीसी की धाराएं हैं 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। इसके तहत आपने सजा होगी, आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर ली आपने, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में 1 मंथ की इंप्रिजमेंट, एक माह की आपको जेल हो सकती है और 1000 रुपए की फाइन हो सकती है, ठीक है, या फिर बोथ। और ये आता है सेक्शन 18 सब क्लॉज बी के तहत। तो ये सजा मिलेगी अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर लेते हैं तब। एक बात और समझ लेना, प्रोहिबिटेड डिग्री में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनका ट्रेडिशन अलाउ करता है, तो वहां वो शादी करते हैं तो उसमें कोई सजा नहीं होती है। ठीक वैसे ही सपिंडा रिलेशनशिप है। सपिंडा रिलेशनशिप में भी अगर आप शादी कर लेते हैं तो इसमें भी जो सजा मिलती है पनिशमेंट, वो सेक्शन 18 सब क्लॉज बी के तहत मिलती है। और अगर शादी हो गई और अगर बच्चे का जन्म हो गया तो फिर क्या होगा? क्या बच्चा वैध कहा जाएगा या अवैध कहा जाएगा? तो इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, इसका कुछ इफेक्ट्स है, और इनके इफेक्ट के साथ साथ में इनका कुछ नेचर भी है। तो नेचर एंड इफेक्ट को हम लोग समझते हैं। नेचर एंड इफेक्ट्स, पहला क्या कहता है? इट इज ए वाइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब कि जो मैरिज है सिंस बिगिनिंग इट्स बिकम वाइड, मतलब शादी जब हुई उसी समय से ये शादी शून्य मानी जाएगी अगर उन पॉइंट्स को कंट्रावेन करता है तो इसीलिए इसका पहला इफेक्ट क्या हो गया कि शुरुआती दौर से ही शादी क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। अब नेक्स्ट है नो लीगल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे शादी का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता है। और जब लीगल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा तो क्या होगा? उनके पास में किसी भी प्रकार के कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज नहीं होंगे, अर्थात वो डिमांड नहीं कर सकते हैं कि मेरा ये राइट्स है, ठीक है। किसी भी तरह का ऑब्लिगेशंस का भी डिमांड नहीं कर सकते, मतलब शादी ही शून्य है, वो भी शुरुआती दौर से ही। अगला पॉइंट है कि पार्टीज आर नॉट कंफर्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ। जब शादी ही मान्य नहीं है तो वो एक दूसरे के रूप में कंफर्ट है ही नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो याद रखने लायक बात इसमें आती है, और ये सवाल पूछा भी जाता है कि अगर ऐसी स्थिति में बच्चे का जन्म हो जाए तो क्या होगा? तो इस टाइम जो बच्चा जन्म होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाएगा, अर्थात वैध जायज बच्चा कहा जाएगा, नाजायज बच्चा नहीं कहा जाएगा। किस सेक्शन के तहत? तो ये कहा जाएगा सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसी बात को कहता है कि चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वाइड मैरिज, अगर वाइड मैरिज भी है और चाइल्ड का, बच्चे का जन्म हो जाता है, इज डीम्ड टू बी लेजिटिमेट एज पर सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के 16 अर्थात 16 के तहत वो जो बच्चा बोर्न होगा वो लेजिटिमेट होगा। तो ये इसके इफेक्ट हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या जाना?
हम लोगों ने सेक्शन 11 के बारे में जाना कि वाइड मैरिज क्या होता है। तो वाइड मैरिज वो होता है जो कंट्रावेन करता है सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 बताता है कंडीशंस ऑफ मैरिज, और कंडीशंस ऑफ मैरिज जो सेक्शन 5 में आता है उसके सब क्लॉज 1, 4 एंड 5 को अगर कंट्रावेन करता है, अर्थात बाइगेमी, सपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड डिग्रीज, इसको कंट्रावेन करता है तो वो शादी सिंस बिगिनिंग ही वो वाइड अर्थात नल एंड वाइड हो जाता है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने इस लेक्चर में समझा। आगे हम लोग जानेंगे सेक्शन 5 के बारे में, सॉरी आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे सेक्शन 12 के बारे में, और फिर दोनों में सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में क्या क्या अंतर है। समानता तो है ही नहीं, लेकिन कुछ अंतर भी है, और समानता अगर दिखेगी तो बहुत छोटी सी दिखेगी। तो इन सब चीजों को जानेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ जानने को सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक, अपने घर परिवार में भी शेयर करें, क्योंकि लॉ की नॉलेज जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।